डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इट इज बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेटा जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस लाइक आपके पास ए प्लस बी, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, वेरीज टू सी प्लस डी। तो इसमें हमें कुछ मुश्किलात का सामना था, अभी भी है, लेकिन बहुत सारे मसाइल स्टाइकोमेट्री ने हल कर दिए। मसाइल क्या थे? लाइक हमें क्या पता है यहाँ कंडीशंस क्या है, कौन सी कंडीशंस में ये रिएक्शन होगा, कौन सी कंडीशंस में ए और बी मिलके सी और डी मिला बनाएंगे। इसके अलावा किस रफ्तार से, किस रेट से, कौन सी कंडीशंस होगी और रफ्तार क्या होगी कि जिसके थ्रू ए और बी कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में मिलके ये प्रोडक्ट्स किस रफ्तार से बनाएंगे। आया ये केमिकल चेंज हो भी सकती है या नहीं। देखिए हमने दो एलिमेंट्स को मिला दिया और दो नए एलिमेंट्स बना दिए, तो दो कंपाउंड्स को मिला दिया, दो नए कंपाउंड्स बना दिए, तो आया ये दो मिलेंगे भी सही और प्रोडक्ट्स बनेंगे भी सही कि नहीं। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं कि केमिकल इक्वेशन जब आप लिख रहे हैं तो केमिकल उस इक्वेशन, वो जो केमिकल इक्वेशन है उसमें आपके पास तीन किस्म के मसाइल हैं। एक ये कि उसमें कंडीशंस क्या हैं वो मेंशन नहीं है प्रॉपरली। अगर कहीं लिख भी दिया, लाइक मैं कहता हूँ एक रिएक्शन हम फॉर एग्जांपल करते हैं कराची के अंदर, तो गर्मी ज़्यादा है, वहाँ वो रिएक्शन हो जाता है और उसको हम फॉर एग्जांपल पब्लिश कर दें। लेट्स सपोज अगर हम उसको पब्लिश कर दें, पता चले वही रिएक्शन मरी में किया गया और नहीं हुआ क्योंकि वहाँ ठंड थी। तो इसलिए कंडीशंस जो है उसका अगर नहीं पता, कंडीशन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं कि कंडीशंस का आपको इल्म नहीं होता, चंद एक कंडीशंस मेंशन करने के बावजूद भी प्रॉपरली कंडीशंस मेंशन नहीं कर सकते। रफ्तार का तो खैर हमें बिल्कुल सिरे से इल्म नहीं होता कि किस रफ्तार से ये रिएक्शन बढ़ेगा, किस रफ्तार से ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, आया ये केमिकल चेंज हो भी सकेगी या नहीं। इवन ये कि कितने अमाउंट रिएक्टेंट्स, कितनी मिकदार रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कितनी अमाउंट आपस में मिलेगी और कितने अमाउंट प्रोडक्ट तैयार होगी, कितने अमाउंट रिएक्टेंट मिलेगी और कितना अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट ए और बी, कितना अमाउंट ए की ले जो बी से मिले और सी और डी बने। खैर ये मसला तो प्रॉपरली सॉल्व कर दिया किसने? स्टाइकोमेट्री ने। तो यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसकी लिमिटेशंस आप बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन हमें कंडीशंस के बारे में नहीं बताती, केमिकल इक्वेशन हमें रफ्तार के बारे में नहीं बताती। केमिकल इक्वेशन हम ऐसी भी लिख सकते हैं कि मे बी वो केमिकल चेंज एग्जिस्ट ही ना करती हो। दूसरा जो मसला है वो ये है कि ये जो आपके पास कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स मिलके कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका हमें पहले इल्म नहीं था, लेकिन ये मसला हल हो गया। किस तरह हल हो गया? जैसे आपने लास्ट में टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने पढ़ा है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये आपने मैसेज पढ़े। देन आपने मॉलिक्यूलर ये मैसेज पढ़ने के बाद आपने मोल पढ़ा, मोल पढ़ने के बाद आपने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा, एंड देन आपने रिसेंटली मोलर वॉल्यूम पढ़ा। तो ये जो चीजें हैं इनके नॉलेज आने की वजह से, ये नॉलेज हमने रिसेंटली पढ़ा है। जैसे हमारे पास एक मैस का नॉलेज आया कि अगर एलिमेंट है तो उसका मैस, कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज है उसका मैस, फार्मूला यानी कि आयनिक कंपाउंड है तो उसका मैस, फिर उनके कितने कितने मोल्स हैं,
एवोगाड्रोस नंबर, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो ये जो नॉलेज है जो आप ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, इस नॉलेज से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी के पैरामीटर्स हैं, मैस क्वांटिटी, मोल क्वांटिटी, एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वांटिटी, यूनिट वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। तो आप इन चीजों को कि कितना, अगर ये एक एलिमेंट है तो उसका कितना मैस होगा, ये अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज का मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा, ये कोई आयनिक कंपाउंड है या आयन है तो फार्मूला मैस कितना होगा, इसके कितने, इन रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स होंगे, रिएक्टेंट्स के इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे और इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये बेटा रिएक्टेंट्स के ये जो क्वांटिटी है और कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, कि ए और बी कितनी अमाउंट होगी, उसका मैस क्या होगा, उसके मोल्स कितने होंगे, हम किसी एक को ले सकते हैं। आया हम मैस को भी ले सकते हैं, मोल को भी ले सकते हैं, कितने मोल रिएक्टेंट्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं उसको ले सकते हैं। 1 मोल है तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 2 मोल है तो 2 into एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो जगह कितनी ऑक्युपाई किए हुए हैं वो रिएक्टेंट्स। तो इसी तरह जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे फिर उनका मैस क्या होगा, सी और डी का मैस क्या होगा, सी और डी कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सी और डी के पार्टिकल्स कितने होंगे, सी और डी का वॉल्यूम क्या होगा। तो ये जो आपके पास ये चंद एक चीजें आपने पढ़ी हैं, इनके नॉलेज से हम केमिकल इक्वेशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये जो आपने नॉलेज पढ़ा है, इसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इंप्लीमेंट करने का नाम क्या है, स्टोइकोमेट्री। इसका क्या नाम है, स्टोइकोमेट्री के कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की मिलेगी और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की तैयार होगी, ये क्या कहलाती है, स्टोइकोमेट्री। तो आप वो किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, मैस की फॉर्म में, मोल की फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में। तो कितना मैस रिएक्टेंट्स का या कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेंट के या कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का मिलके कितना मैस प्रोडक्ट्स का तैयार करेगा, कितने मोल्स प्रोडक्ट्स के तैयार करेंगे, कितने पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स के तैयार होंगे या कितना वॉल्यूम तैयार होगा प्रोडक्ट्स का। ये जो रिलेशनशिप है, क्वांटिटी का रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक लफ्ज बैलेंस्ड का याद रखना है क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चल सकता कि ये चेंज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास लाइक C+O2 वेरीज टू CO2, तो ये आपने पढ़ा है कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स साथ लिखना, मेंशन करना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होती। लिटरली लेटर ऑन डिस्कस करते हैं लाइक H2+O2 वेरीज टू H2O। तो इसमें आपको समझ आएगी कि इसका मैस कितना है 32 ग्राम, इसका मैस 2 ग्राम और इसका मैस कितना है आपके पास 16 और 2 18 ग्राम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 32 और 2 34 ग्राम मिले और 18 ग्राम बने। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए हम इसको बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो फिर आपके पास कुछ हालात इस तरह होंगे। अब नई वैल्यूज आपके पास आ गई 4 ग्राम, 32 ग्राम एंड 36 ग्राम। ये तो आपको मैस मालूम करना आता है। अब इसमें देखिए 32 ग्राम और 4 36 ग्राम, 32 और 4 36 ग्राम और इधर भी 36 ग्राम। तो इक्वेशन का बैलेंस्ड होना
जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्वांटिटी का रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइको लफ्ज स्टोइकियोन से निकला है। स्टोइकियोन मीन एलिमेंट एंड मेट्री मीन मेजर, टू मेजर। यहां पे हमने एलिमेंट्स की पैमाइश करनी है। स्टोइकियोन मीन एलिमेंट, मेट्री मीन पैमाइश। यहां पे एलिमेंट्स की पैमाइश करनी है, उसकी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना है। तो स्टोइकोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्वांटिटी वाइज देखा जाता है कि कितने अमाउंट रिएक्टेंट्स, कितने अमाउंट प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। जैसे आपने ये एग्जांपल देखी, सो इट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन, इसको डिफाइन करते हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव, द क्वांटिटेटिव relationship between reactants and products of a balanced chemical equation is called stoichiometry. स्टोइकोमेट्री रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान किस में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिलेशनशिप होता है उस ब्रांच का नाम क्या कहलाता है? स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री इज द, आपने पहले मेंशन करना है, स्टोइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। तो बेटा ये मसला तो हल हो गया। पहले हमें ये मसला था कि कितने अमाउंट रिएक्टर्स, कितने अमाउंट प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये नॉलेज इंप्रूव होता गया, किस चीज का हमारे पास नॉलेज आ गया, मैसेज का, मोल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एवोगैड्रोस नंबर का, मोलर वॉल्यूम का, जैसे ही हमें कॉन्सेप्ट आता गया तो हमें पता चल गया कि कितने मैस रिएक्टेंट का, कितने मोल रिएक्टेंट के, या कितने पार्टिकल्स रिएक्टेंट्स के, या कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट्स का मिलके कितने मोल, कितना मैस प्रोडक्ट्स का, कितने मोल प्रोडक्ट्स के, कितने पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स के, या कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट तैयार होगा। ये जो रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। तो बेटा हम इसको जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं कि जो आपके पास केमिकल इक्वेशंस थी उनमें कुछ मसाइल थे, कंडीशंस का। में केमिकल इक्वेशंस की क्या बेसिक उसमें खामियां हैं, तो आप बताएंगे कि उसमें कंडीशंस मेंशन नहीं होती, उसमें रफ्तार का तयन नहीं किया जाता, और उसमें हम कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन को भी लिख सकते हैं जो केमिकल चेंज एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना करती हो। और हमें ये मसला दरपेश था कि कितने अमाउंट रिएक्टेंट, कितने अमाउंट प्रोडक्ट तैयार करेंगे। ये मसला तो हमारा हल कर दिया किसने? ये जो रिसेंट हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, मैसेज, मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल सकता है कि कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की आपस में मिलके कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की तैयार करेगा। ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टोइकोमेट्री। हम कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं? स्टोइकोमेट्री में पढ़ते हैं। अभी देखें, इसमें हमें कुछ हमारी अजम्पशंस भी होंगी कि ये मामला होने चाहिए, तब स्टोइकोमेट्री ओबे करेगी। स्टोइकोमेट्री क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, लेकिन ये क्वांटिटी का रिलेशनशिप तब तक एग्जिस्ट करेगा
जब हम चंद एक चीजों को फॉलो करेंगे जिसे हम कहते हैं assumptions ऑफ स्टोइकोमेट्री। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है that what are the assumptions of stoichiometry। तो ये assumptions बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको assume करना है, उसके बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं रिएक्शंस को डिपेंडिंग अपॉन स्टोइकोमेट्री। assumptions क्या है? जब हम कह रहे हैं कि a प्लस बी वेरीज टू c प्लस d, जब हम ये बात कह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलके क्या बनाएं? प्रोडक्ट्स। ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो जितने रिएक्टेंट्स हैं ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो किसमें? ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो प्रोडक्ट्स में। तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम पहली assumptions क्या कर रहे हैं? देखें, इन assumptions से, ये assumptions इसलिए जरूरी हैं कि अगर ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो तब हम वो जो आपको बताया कि जो नॉलेज है वो इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोल, एवोगैड्रोस नंबर या मोलर वॉल्यूम का जो नॉलेज है वो तब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब ये assumptions फुलफिल हो। पहली assumption क्या है कि reactants must be completely converted into the products। So reversible reaction जो है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी हम स्टोइकोमेट्री को नहीं देख सकते। स्टोइकोमेट्री ओबे नहीं होगी किस पे? रिवर्सिबल रिएक्शन पे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और प्रोडक्ट्स मिलके दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। इसका मतलब है तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। तो पहली क्या assumption है कि all reactants must be completely converted into products। तो आप सब मेंशन कर सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इस स्टोइकोमेट्री का हिस्सा नहीं होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन पे स्टोइकोमेट्री इंप्लीमेंट नहीं होगी। दूसरी बात, कोई साइड रिएक्शन ना हो। दूसरी बात क्या? कि कोई साइड रिएक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि कार्बन मिलके ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। होता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलके साथ ही क्या बना दे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम क्यों सोचेंगे कि इतने अमाउंट रिएक्टेंट्स से इतने अमाउंट प्रोडक्ट तैयार होगा? तो उतने अमाउंट प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। जब उतने अमाउंट प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा तो हम कहेंगे इसने स्टोइकोमेट्री को ओबे नहीं किया। लेकिन स्टोइकोमेट्री ओबे तभी होगी जब कोई साइड रिएक्शन, इस तरह का साइड रिएक्शन ना हो। जब साइड रिएक्शन नहीं होगा तो जितना रिएक्टेंट मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट हम सपोज करेंगे कि ये आपस में मिलेगा और इतना प्रोडक्ट तैयार होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये 12 ग्राम 32 ग्राम मिलके 44 ग्राम क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कहूंगा कि 12 ग्राम 32 ग्राम से मिलके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, या 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ये बात तभी दुरुस्त होगी जब ये साइड रिएक्शन ना हो। तीसरी बात, जो कवानीन है जो इनको डील करते हैं एलिमेंट्स को, उनके मैसेज को, या ये एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको डील करते हैं, वो कौन से कवानीन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले टॉपिक में डिस्कस किए थे या दूसरे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लाजमी तौर पे ओबे हो। तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी ओबे होगा जब इक्वेशन आप बैलेंस करेंगे। अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करते फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होगा। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो तो ओबे होना ही होना है कि एक कंपाउंड है, आप कहते हैं लाइक वाटर है, तो वाटर में हमेशा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें हमेशा 1:8 मास होना है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम
और ऑक्सीजन का 8 ग्राम, जैसे यहाँ आपके पास 2 ग्राम ये है और 16 ग्राम ये है, सिंप्लीफाई करें तो 1:8 बनता है। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड में इसी रेशो से कंपाउंड कंबाइन करेगी, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज की रेशो हमेशा फिक्स होगी, तो वो तो डेफिनेटली फिक्स होगी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें बहस नहीं है कि क्यों फिक्स होगी। तो पहली बात, तमाम रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हों, प्रोडक्ट्स में, यानी कि प्रोडक्ट्स अगर दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। कोई साइड रिएक्शन ना हो, देखिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इतने अमाउंट रिएक्टेंट मिलके इतने अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा, और साथ कोई साइड रिएक्शन कोई साइड रिएक्शन होता है, कोई साइड प्रोडक्ट बनता है, तो साइड प्रोडक्ट बनने से जो प्रोडक्ट हम एस्टिमेट कर रहे होंगे वो प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होगा, इसलिए कोई साइड रिएक्शन ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो, बैलेंस इक्वेशन कैसी हो, बैलेंस्ड हो, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा, जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट्स का, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपाउंड्स के हवाले से वो भी ओबे होना चाहिए। अभी देखते हैं कि हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय assuming these and performing this स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री आपको पता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो एक हम जनरल रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसमें हम 4 किस्म की, 4 से ज्यादा लेकिन चले 4 किस्म की हम जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक हो गया मास रिलेशनशिप, दूसरा हो गया मास मोल रिलेशनशिप, तीसरा हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, चौथा हो गया मोल मोल रिलेशनशिप, ये जो चीजें हम देख रहे थे कि हम मैस मोल एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम, तो वही चीजें हैं, बस एक पता है तो दूसरी मालूम कर सकते हैं। अभी इसको समझने की कोशिश ये करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर इक्वेशन है, तो हमें जस्ट ए के बारे में पता है, लाइक हमें ए का मास पता है, हमें अगर सिर्फ ए का मास पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए का ये मास कितने मास बी से रिएक्ट करेगा और कितना मास सी प्रोड्यूस होगा और कितना मास डी प्रोड्यूस होगा। कितनी हैरान सी बात है कि हमें ए का मास पता है तो हमें बी का भी पता चल सकता है, सी का भी पता चल सकता है, या डी का भी पता चल सकता है। रिएक्टेंट्स में से किसी का भी मास मालूम है तो प्रोडक्ट्स, देखिए रिएक्टेंट्स में से चाहे ए का मास पता है चाहे बी का मास पता है, एक का पता है दूसरे का मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स का भी मालूम कर सकते हैं मास, या प्रोडक्ट्स में किसी एक का मास पता है तो दूसरे प्रोडक्ट का मास भी मालूम कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स का मास भी मालूम कर सकते हैं। तो आपको किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी एक का भी मास पता है तो बाकी तमाम सब्सटेंसेस के मासेस बेटा आप मालूम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा कि प्रोडक्ट्स में से आपको किसी एक का मास पता हो तो आप रिएक्टेंट्स और बाकी जितने सब्सटेंसेस हैं उनके मासेस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह आपको किसी एक का मास पता हो रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स या दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। क्या अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो किसी एक के तो आप बाकी सब्सटेंसेस के मासेस मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको किसी का मास पता हो तो आप बाकियों के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन ही करनी है।
और वो हम जब न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम परफॉर्म करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी आप तो सुन ही रहे होंगे। इसी तरह आपको किसी के नंबर ऑफ मोल्स पता है रिएक्टेंट में से किसी एक के, तो बाकियों के आप नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू एस्टिमेट करके मालूम कर सकते हैं। इस तरह या आपको किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो रिएक्टेंट्स के मालूम कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स में से किसी एक का मास पता है, प्रोडक्ट्स और दूसरे रिएक्टेंट्स के मास मालूम कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में किसी एक का मास पता है तो रिएक्टेंट्स के और बाकी प्रोडक्ट्स के मासेस मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है ए, बी, सी या डी में से किसी एक का मास पता है तो बाकी तमाम के मासेस आप मालूम कर सकते हैं। किसी एक का मास पता है, बाकी तमाम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। किसी एक का मास पता है तो बाकी तमाम का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो बाकी तमाम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पहली एक बात कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसकी चंद एक लिमिटेशंस हैं, वो आप समझ गए होंगे। कंडीशंस का, रेट का या केमिकल चेंज का, या कितनी अमाउंट रिएक्टेंट कितनी अमाउंट प्रोडक्ट तैयार करेगी। तो ये मसाइल हल हो गए। दूसरी बात, ये मसाइल हल हो गए कुछ नॉलेज से। किसके नॉलेज से? जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़ चुके हैं? मैसेस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, नंबर ऑफ मोल। दूसरी बात, नंबर 3 एवोगैड्रोस नंबर, नंबर 4 मोलर वॉल्यूम। सो इस नॉलेज से आप केमिकल इक्वेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। फिर हमने इसको डिफाइन किया कि स्टोइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप quantitative relationship between reactants and products of a balanced chemical equation। अब बैलेंस लिखना जरूरी है, अदरवाइज हमारी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हो ही नहीं सकती। देन आपने कुछ अजम्पशंस पढ़ी कि हमें क्या क्या अज्यूम करना है स्टोइकोमेट्री में। स्टोइकोमेट्री कब हो सकती है? जब हम एक चीज तस्वर कर लें कि तमाम रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट्स में, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगी, कोई साइड रिएक्शन ना हो। और जो कवानीन हैं मैथ्स के या इन कंपाउंड्स के, कौन से कवानीन हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दे मस्ट बी ओबेड। और हम इससे कौन कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? मास मास रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। हमें इन चारों में से किसी एक का मास पता हो, बाकियों के मासेस मालूम कर सकते हैं। हमें इन चारों में किसी एक का मास पता हो, बाकियों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। हमें इन चारों में से किसी एक के मोल्स पता है, बाकियों के मासेस मालूम कर सकते हैं। हमें इन चारों में से किसी एक का मास पता है, बाकियों के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। हमें इन चारों में से किसी एक का वॉल्यूम पता है, बाकियों के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। हमें इन चारों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, बाकियों के हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। इसको स्टडी करें और कल हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।